सुहानी, ये भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ एक सपना हो। तू दिन भर उस साए के बारे में सोचती रहती है, तो हो सकता है इसलिए तूने सपना देखा हो। और कल भी तूने एएसपी सर पर अटैक होते हुए देखा था ना, लेकिन वो तो बिल्कुल सेफ है। सुहानी को भी निशा की बातें सही लगती हैं। वो खुद भी निशा की बात पर भरोसा करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि आज उसका ये सपना सच हो। सुहानी और निशा बिना कुछ कहे बस वहाँ बैठे रहते हैं। हमेशा की तरह आज भी सुहानी की खिड़की के बाहर शॉल ओढ़े कोई खड़ा था, जो उसे देख रहा था। उसने सुहानी और निशा के बीच हुई सारी बातें सुन ली थीं। उन दोनों की बात सुनकर वो आदमी खुद से कहता है, खतरा बढ़ता जा रहा है, अब मुझे उन्हें बताना ही होगा। आज सेंट थॉमस कॉलेज के एग्ज़ाम का आखिरी दिन था। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद सारे स्टूडेंट्स कॉलेज के बाहर निकल रहे थे। इस वजह से कॉलेज बिल्डिंग के बाहर बहुत भीड़ थी। कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम अच्छा जाने की वजह से खुश थे और कुछ पेपर बिगड़ जाने की वजह से उदास। विवेक, सुहानी और निशा भी कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर निकलकर ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। सुहानी और विवेक का एग्ज़ाम अच्छा गया था, इसीलिए वो दोनों खुश थे। निशा का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था, लेकिन वो भी खुश थी क्योंकि एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गया था। इस वक्त उन तीनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो तीनों कॉलेज ग्राउंड से गेट की तरफ जा रहे थे। वो पैदल चल रहे थे, तभी उनकी नज़र पार्किंग की तरफ जाती है। वहाँ अर्णव गोपाल के साथ खड़ा था। अर्णव को वहाँ देखकर उन तीनों के कदम रुक जाते हैं। उसके साथ ही युवराज और कॉलेज के प्रोफेसर अभिनव सिन्हा भी खड़े थे। वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। अर्णव और प्रोफेसर कुछ परेशान लग रहे थे, लेकिन युवराज हमेशा की तरह बिना किसी एक्सप्रेशन के उन दोनों की बातें सुन रहा था। जैसे ही प्रोफेसर सिन्हा की नज़र उन तीनों पर पड़ती है, वो अपने हाथ से इशारा करते हुए उन्हें अपने पास बुलाते हैं। वो तीनों समझ नहीं पाते कि प्रोफेसर उनमें से किसे बुला रहे हैं, इसीलिए तीनों उनके पास चले जाते हैं। सुहानी, निशा और विवेक वहाँ पहुँचकर प्रोफेसर, युवराज और अर्णव को विश करते हैं। सुहानी को देखकर अर्णव की आंखों में चमक और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। युवराज ये बात नोटिस कर लेता है और उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं, लेकिन हमेशा की तरह युवराज का चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। प्रोफेसर विवेक की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, एसपी सर, ये विवेक है। शिवम विवेक का रूममेट था। ये सुनते ही विवेक प्रोफेसर को घूरते हुए कहता है, सर आप हाँ क्यों बोल रहे हैं? शिवम मेरा रूममेट है। विवेक के ऐसा कहने पर अर्णव और प्रोफेसर का चेहरा उतर जाता है। प्रोफेसर विवेक के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, विवेक, शिवम अब नहीं रहा। आज सुबह उसकी लाश पुराने रोड पर मिली है। ये सुनते ही विवेक के दिल की धड़कन जैसे रुक सी जाती है। निशा और सुहानी का भी यही हाल था। वो तीनों इस वक्त शॉक में थे और आंखें फाड़कर प्रोफेसर को घूर रहे थे। कुछ देर के लिए वहाँ बिल्कुल खामोशी छा जाती है। कुछ देर तक इसी तरह खामोशी से खड़े रहने के बाद विवेक का सर चकराने लगता है और वो अपना बैलेंस खोकर लड़खड़ा जाता है। सुहानी और निशा फौरन विवेक को थाम लेते हैं। सुहानी भी इस वक्त सदमे में थी। आज रात ही उसने सपने में एक लड़के की मौत देखी थी। युवराज सुहानी का चेहरा देखकर समझ जाता है कि सुहानी क्यों परेशान है। सुहानी हिम्मत करके अर्णव से कहती है, सर, क्या आपके पास उस लड़के की कोई तस्वीर है? अर्णव बिना कुछ कहे सुहानी के चेहरे के सामने शिवम की तस्वीर ले आता है। उस तस्वीर को देखकर सुहानी शॉक्ड रह जाती है। ये वही लड़का था जिसे आज रात सुहानी ने अपने सपने में देखा था। तस्वीर देखते ही विवेक की तरह सुहानी का भी सर चकराने लगता है। वो भी अपना बैलेंस खोकर गिरने लगती है। सुहानी को गिरते देख उसे संभालने के लिए युवराज आगे बढ़ता है। इससे पहले युवराज सुहानी को संभाल पाता, अर्णव आगे जाकर उसे थाम लेता है। जैसे ही अर्णव सुहानी को पकड़ता है, युवराज के कदम रुक जाते हैं। अर्णव का सुहानी को इस तरह से पकड़ना युवराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो आगे बढ़कर सुहानी को अर्णव से दूर करके अपने करीब ले आता है। अर्णव को युवराज की ये हरकत काफ़ी अजीब लग रही थी, लेकिन वो युवराज से कुछ कहता नहीं। अब सुहानी युवराज के पास उसके सहारे खड़ी थी। सुहानी को संभालते हुए युवराज अर्णव से कहता है, एएसपी सिंह, अभी मेरे स्टूडेंट्स की कंडीशन ठीक नहीं है। मुझे लगता है आपको इनसे बाद में पूछताछ करनी चाहिए। अर्णव युवराज की बात से सहमत होकर कहता है, ओके मिस्टर युवराज, मैं कल आता हूँ। ये कहकर अर्णव वहाँ से चला जाता है। अर्णव के जाने के बाद युवराज की नज़र सुहानी पर जाती है, जिसे उसने थाम रखा था। अब सुहानी की हालत पहले से बेहतर थी।
लेकिन विवेक भी अब शॉक में था। युवराज सर, आप प्लीज सुहानी को देखिए, मैं विवेक को यहाँ से लेकर जाती हूँ। युवराज हाँ में सर हिला देता है। निशा विवेक को लेकर उसके हॉस्टल के लिए निकल जाती है और युवराज सुहानी को लेकर ऑफिस आ जाता है। युवराज सुहानी को काउच पर बैठाता है। सुहानी अभी भी सदमे में थी और बिना पल के झपकाए सामने देख रही थी। युवराज एक गिलास पानी लेकर आता है और सुहानी के पास बैठ जाता है। वो सुहानी की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहता है, इसे पी लो। सुहानी कुछ रिएक्ट नहीं करती। इस वक्त उसकी आंखों के सामने वही विजुअल्स चल रहे थे जो उसने आज रात सपने में देखे थे। सुहानी को रिस्पॉन्ड ना करते हुए देख युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसके हाथों में पानी का ग्लास थमा देता है और फिर से कहता है, इसे पी लो, यू विल फील बेटर। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी का ध्यान टूटता है और वो अपने होश में आती है। वो अपने हाथ में रखे पानी के ग्लास को देखती है और एक सांस में पूरा ग्लास खाली कर देती है। युवराज को साफ समझ आ रहा था कि सुहानी इस वक्त बहुत परेशान है। वो सुहानी को फिक्र भरी नजरों से देखते हुए कहता है, तुम ठीक हो? सुहानी अपने ख्यालों में खोए हुए कहती है, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। युवराज ये सुनकर खामोश रहता है, लेकिन उसे अब सुहानी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो समझ सकता था कि सुहानी इन दिनों किस हालात से गुजर रही है। सुहानी बिना युवराज की तरफ देखे आगे कहती है, आज रात मैंने उस लड़की की मौत देखी पुराने रोड पर। उस साय ने उसे भी मार दिया। मैं फिर से कुछ नहीं कर पाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ही ये सब क्यों देख सकती हूँ। अब तो रात में मुझे सोने से भी डर लगने लगा है। ऐसा लगता है जैसे अगर मैं सो गई तो एक और मौत हो जाएगी। मुझे लगने लगा है जैसे इन सब के जिम्मेदार मैं ही हूँ। ये कहते हुए सुहानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुहानी को इतना परेशान देखकर युवराज के दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी जाहिर नहीं करता। जो इस वक्त सुहानी फेस कर रही थी, उससे कहीं ज्यादा बदतर सिचुएशन में युवराज बचपन से रहता आ रहा था। सुहानी का डर, उसकी घबराहट युवराज अच्छे से समझ सकता था, लेकिन वो सुहानी को इस तरह से रोते हुए नहीं देख पा रहा था। युवराज थोड़ा झिझकते हुए सुहानी के करीब जाता है और धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। युवराज सुहानी के सर पर अपना हाथ रखता है और उसका सर अपने कंधे पर रखकर उसे अपनी बाहों में ले लेता है। ऐसा करते हुए युवराज के दिल की धड़कन बहुत तेजी से चल रही थी। सुहानी इस वक्त ऐसा कुछ भी महसूस नहीं कर रही थी जैसा युवराज कर रहा था। वो अभी बस दुखी थी। युवराज के कंधे पर सर रखते ही वो युवराज को हक कर लेती है। सुहानी को इस वक्त किसी चीज का होश नहीं था, लेकिन युवराज की बात अलग थी। वो पूरे होश में था। युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस सुहानी के सर पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ अर्नव फॉरेंसिक लैब में एक डॉक्टर के साथ था। उस कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। अर्नव के सामने स्ट्रेचर पर डेड बॉडी रखी थी। वो डेड बॉडी उसी लड़के की थी जिसकी आज पुराने रोड पर मौत हुई थी। बॉडी के एक तरफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्राकर खड़े थे और दूसरी तरफ अर्नव, गोपाल और अमन के साथ खड़ा था। कुछ देर तक बॉडी को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर अर्नव से कहते हैं, फिर से वही केस। इस बार भी बॉडी पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। इसे भी बिल्कुल उसी तरह मारा गया है जैसे बाकी लोगों को पुराने रोड पर मारा गया था। डॉक्टर बॉडी के गर्दन के निशान पर उंगली पॉइंट करते हुए कहते हैं, यहाँ देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह के निशान हैं जो इससे पहले की डेड बॉडीज पर थे। लेकिन हम ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि ऐसे निशान किस जानवर के नाखून से बनते हैं। मैंने अपने पूरे मेडिकल करियर में ऐसे केस कभी नहीं देखे हैं। ये कहते हुए डॉक्टर काफी परेशान लग रहे थे। अर्नव सीरियस होकर कहता है, तो क्या हमें इस बॉडी से कोई भी क्लू नहीं मिलेगा? बस उतने ही क्लू मिलेंगे जितने इससे पहले की बॉडीज में मिले थे। डॉक्टर के इस जवाब से अर्नव निराश हो जाता है। वो वहीं खड़े हुए कुछ सोचने लगता है। डॉक्टर उस बॉडी को फिर से चेक कर रहे थे। तभी उनकी नज़र अर्नव पर जाती है और वो अर्नव को गौर से देखने लगते हैं। अर्नव को एहसास होता है कि डॉक्टर कब से उसे ही घूर रहे हैं। अर्नव को ये बहुत ही अजीब लग रहा था। अर्नव थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर डॉक्टर से कहता है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? डॉक्टर अर्नव की गर्दन पर बने जख्मों को देखते हुए कहते हैं, एएसपी सर, जो आपके चेहरे और गले पर चोट है, वो चोट आपको कैसे लगी? डॉक्टर का सवाल सुनकर अर्नव को जैसे सांप सूंघ जाता है और वो कुछ भी नहीं कह पाता। अर्नव के ठीक पीछे खड़े गोपाल और अमन भी डॉक्टर के इस सवाल से घबरा जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन तीनों को कोई खौफनाक घटना याद आ गई हो।
जब अर्णव कोई जवाब नहीं देता, डॉक्टर फिर से कहते हैं, सर, मैंने आपसे पूछा कि आपको ये चोट कैसे लगी। अर्णव खुद को संभालते हुए डॉक्टर से कहता है, ये चोट मुझे एक मिशन के दौरान लगी थी, लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अजीब बात है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस बॉडी के गले पर जो निशान है बिल्कुल वैसे ही निशान आपकी गर्दन पर है। ये सुनते ही अर्णव शॉक रह जाता है। गोपाल और अमन का भी डर से गला सूख जाता है। अर्णव घबराकर बहाना बनाते हुए डॉक्टर से कहता है, ओके डॉक्टर, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, अगर और कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे बता दीजिएगा। ये कहकर अर्णव लैब से बाहर चला जाता है। अर्णव के पीछे पीछे गोपाल और अमन भी वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों लैब से बाहर निकलकर पुलिस कार के पास आकर रुक जाते हैं। तीनों के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन तीनों के दिमाग में इस वक्त वो सीन चल रहा था जब अर्णव उस बंगले के अंदर गया था। उस दिन हॉस्टेजेस को आज़ाद कराने के बाद उस बंगले के बाहर सिर्फ अर्णव, गोपाल और अमन बचे थे। अर्णव अमन से गाड़ी तैयार रखने के लिए कहता है और खुद गोपाल के साथ बंगले के अंदर चला जाता है। अर्णव और गोपाल के हाथ में एक एक पिस्टल और टॉर्च थी। बंगले के अंदर लाइट नहीं थी, वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी जिसकी आवाज़ बंगले के अंदर तक आ रही थी। बंगला बिल्कुल खाली था। अंदर जाते ही वहाँ एक बड़ा सा हॉल था। वहाँ ना कोई फर्नीचर था और ना ही कोई सजावट का सामान। अर्णव और गोपाल टॉर्च की रोशनी से देखते हुए धीरे धीरे बंगले के अंदर जा रहे थे। अंदर इतनी खामोशी थी कि उनके एक एक कदम की आवाज़ भी वहाँ गूंज रही थी। जब अर्णव और गोपाल उस हॉल के ठीक बीच में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा सा हवन कुंड था जो कि बुझ गया था। उस हवन कुंड के आसपास काले जादू का सामान फैला हुआ था, जैसे इंसान की हड्डियाँ, खोपड़ी और एक बाउल में खून और बहुत कुछ। ये सब देखकर अर्णव और गोपाल के होश उड़ जाते हैं। गोपाल घबराते हुए कहता है, सर यहाँ से चलिए, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ काला जादू किया गया है, अगर हम अभी यहाँ से नहीं निकले तो मर जाएंगे। जैसे ही गोपाल की बात खत्म होती है, एक भयानक आवाज़ उस बंगले में गूंजने लगती है। तुमने सही कहा, आज तुम दोनों मर जाओगे। ये आवाज़ इतनी भयानक थी कि इसे सुनते ही अर्णव और गोपाल की रूह कांप जाती है। वो दोनों घबराते हुए अपने टॉर्च की रोशनी से अपने आसपास देखने की कोशिश कर रहे थे। गोपाल को अब तक समझ में आ गया था कि ये वही साया है, लेकिन अर्णव बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले अर्णव कुछ समझ पाता, एक डरावना काला साया उसके सामने आ जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। बंगले के अंदर अंधेरा था, जिस वजह से अर्णव और गोपाल को वो साया साफ साफ दिख नहीं रहा था। इससे पहले अर्णव कुछ भी समझ पाता, वो साया अर्णव पर लगातार हमला करना शुरू कर देता है। उस हमले से घायल होकर अर्णव फर्श पर गिर जाता है। गोपाल अर्णव को बचाने के लिए उसके पास जाता है। तभी वो साया गोपाल पर हमला करके उसे दरवाजे की तरफ फेंक देता है। अर्णव समझ नहीं पा रहा था कि उस पर हमला कौन कर रहा है, लेकिन उसे ये समझ आ गया था कि कुछ तो है जो यहाँ नॉर्मल नहीं है। जिस बात को अर्णव जिंदगी भर नकारते आ रहा था, आज वो वही सब एक्सपीरियंस कर रहा था। अर्णव घायल होकर ज़मीन पर पड़ा था। तभी वो साया उसके ठीक सामने आ जाता है। अब वो साया अर्णव के चेहरे के बिल्कुल करीब था। अर्णव का टॉर्च ज़मीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी रोशनी से वो कुछ कुछ देख पा रहा था। उसे अपने सामने गहरे काले धुएं में एक बड़ी सी बॉडी शेप दिखाई दे रही थी, लेकिन ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो साया अपना हाथ आगे बढ़ाकर अर्णव की गर्दन पकड़ लेता है। अब अर्णव का दम घुटने लगता है। अगले ही पल उसकी उंगलियों से नाखून बाहर आकर अर्णव की गर्दन में धंसने लगते हैं। अर्णव को अब इतना दर्द हो रहा था कि उसकी दर्द से चीख निकल जाती है। उसी समय अमन हॉल में आ जाता है। वो भागते हुए अर्णव के पास आता है और एक तरह का पाउडर उस साये पर उड़ा देता है। अमन के ऐसा करते ही वो साया गायब हो जाता है और वहाँ फिर से खामोशी छा जाती है। इस इंसिडेंट को याद करते हुए अर्णव, गोपाल और अमन प्रेजेंट में आ जाते हैं। वो तीनों काफ़ी घबराए हुए लग रहे थे। गोपाल कुछ सोचते हुए अमन से कहता है, अमन, तुमने उस साई की तरफ ऐसी कौन सी चीज फेंकी थी कि वो चला गया? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।